हेलो बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर शालू क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत मज़े में होंगे और बहुत ही खुश होंगे। तो बेटा आज हम अपना चैप्टर आगे बढ़ाते हुए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा। ठीक है। इससे पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरा चैनल लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको बायोलॉजी मिलने वाली है बहुत ही इजी वे में, जो आपको चुटकियों में याद हो जाएगी और आपको बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स दिलाएगी और नीट में भी अच्छे मार्क्स दिलाएगी। ठीक है, जो लोग नए हैं उन्हें मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर शालू, और मैं पीएचडी हूँ बायोकेमिस्ट्री में। मेरा नेट भी क्वालिफाइड है और मुझे 10 सालों से भी ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मुझे पता है नीट में क्या आता है, प्रॉपर क्या पढ़ना चाहिए। तो मैं आलतू फालतू का आपको कचरा नहीं पढ़ाऊंगी, फालतू के मॉड्यूल्स नहीं दूंगी कि बेटा ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, ये भी नीट के लिए, ये भी नीट के लिए। इतनी मोटी मोटी बुक्स नहीं दूंगी। टॉपर क्या पढ़ते हैं? स्पेसिफिक पढ़ते हैं, स्मार्ट स्टडी करते हैं। हार्ड वर्क तो आपको करना ही है बेटा, लेकिन स्मार्ट वर्क भी आपको करना है। तो स्मार्ट वर्क में क्या होता है कि हमें वही पढ़ना चाहिए जो पेपर में आने वाला है, ना कि आलतू फालतू चीजें पढ़नी चाहिए। और हम सब जानते हैं कि हमारे पेपर में 98% बायोलॉजी आती है एनसीईआरटी में से। तो सबसे पहले तो बेटा अपना 98% पक्का कर लो। 2% पे तो हम बाद में भी कर लेंगे। 98% पक्का कर लो। वो कैसे होगा? एनसीईआरटी की थोरो स्टडी करके, लाइन बाय लाइन स्टडी करके। और इसके साथ ही बेटा हम लोगों को पेपर भी करने पड़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, पीवाईक्यूज करेंगे हम लोग, मॉक टेस्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो इसी के साथ बेटा हम स्टार्ट करते हैं अपना किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा क्या होता है बेटा? किंगडम मोनेरा को हम प्रोकैरियोटा भी कहते हैं। प्रोकैरियोटा भी कहते हैं किंगडम मोनेरा को हम। क्यों किंगडम मोनेरा को हम प्रोकैरियोटा कहते हैं? क्योंकि किंगडम मोनेरा में सारे के सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, हमने कल वाली क्लास के अंदर पढ़ा था कि जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं वो किंगडम मोनेरा में रहते हैं। तो किंगडम मोनेरा को हम प्रोकैरियोटा भी कहते हैं। अब इसका जो एग्जाम्पल है, जो किंगडम मोनेरा के अंदर, किंगडम मोनेरा जिसके लिए बनाया गया है वो है आपका बैक्टीरिया। वो है बैक्टीरिया। ठीक है, अब बेटा जो बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया है वो इतने ज्यादा अमाउंट में है। अगर हम एक स्पून के अंदर सॉइल ले लेते हैं, ठीक है, तो उस सॉइल के अंदर इतने बैक्टीरिया है कि जो वर्ल्ड में ह्यूमन पॉपुलेशन है उससे भी ज्यादा बैक्टीरिया मिलेंगे आपको उस सॉइल के अंदर, उस हैंडफुल ऑफ स्पून में। वो स्पून में जो थोड़ी सी सॉइल है उसमें इतने ज्यादा बैक्टीरिया है। और इनकी खासियत क्या है बेटा? ये किसी भी टेम्परेचर में रह लेते हैं, किसी भी कंडीशन में रह लेते हैं। इनको ऐसा नहीं है, मतलब ये इतने ज्यादा अडेप्टेड है, ये हार्श से हार्श कंडीशन के अंदर भी सरवाइव कर जाते हैं। ठीक है, तो हम किंगडम मोनेरा को अब यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा, जो कि मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया इसके अंदर आते हैं। बैक्टीरिया की वजह से ही ये किंगडम बनाया गया है, क्योंकि बैक्टीरिया ही सिर्फ प्रोकैरियोट्स हैं, बाकी हमारे पास जितने भी हैं सब यूकैरियोट्स हैं। तो ये इकलौता किंगडम है जिसमें प्रोकैरियोट्स हैं, और प्रोकैरियोट्स होने की वजह से इसको प्रोकैरियोटा भी कहा जाता है। बेटा ये जो बैक्टीरिया है ना, ये इनका एक जो इनका जन्म हुआ है वो हुआ है बेटा प्रोजीनोट से। जिससे बैक्टीरिया का जन्म हुआ है उसे हम कहते हैं प्रोजीनोट। प्रोजीनोट, ठीक है। तो इससे बैक्टीरिया उत्पन्न हुए हैं, इससे बैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई है, प्रोजीनोट। ठीक है, तो किंगडम मोनेरा के अंदर हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे ज्यादा इस धरती पे अगर कोई है तो वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अगर आप हार्श सॉल्ट लेक में देखो वहां बैक्टीरिया मिलेंगे, एंटार्क्टिका में देखो वहां बैक्टीरिया मिलेंगे, कहीं पर भी जाओ बैक्टीरिया आपको हर जगह मिलेंगे। Hundreds of bacteria are present in handful of soil. They also live in extreme habitat. कितना भी खतरनाक से खतरनाक टेम्परेचर वाली जगह हो, जहां पर कोई सरवाइव नहीं कर सकता हो, वहां पे कौन मिलेगा आपको बेटा? बैक्टीरिया। जैसे हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट्स, स्नो, डीप ओशियंस,
वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव, लेकिन वहां आपको बैक्टीरिया मिलेंगे ही मिलेंगे। मैनी ऑफ देम लिव इन ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट्स। अब इसमें पैरासाइट्स क्या होते हैं बेटा? पैरासाइट्स में एक होता है आपका बैक्टीरिया और दूसरा होता है बैक्टीरिया जिसकी बॉडी पे रहते हैं वो होता है होस्ट। ठीक है, बैक्टीरिया अपना रहता है होस्ट की बॉडी पर। होस्ट को कोई फायदा नहीं है इससे, होस्ट लॉस्ट में ही है, लेकिन बैक्टीरिया को इससे फायदा हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं पैरासिटिज्म। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें बैक्टीरिया दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे रहता है और उससे अपना न्यूट्रिशन लेता है। तो जिसकी बॉडी पे वो रहता है उसको हम कहते हैं होस्ट। उसको कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन बैक्टीरिया को शेल्टर भी मिल रहा होता है, साथ के साथ न्यूट्रिशन भी मिल रहा होता है। तो बहुत सारे पैरासिटिक बैक्टीरिया हैं। ठीक है, अब हम आगे जब मोड ऑफ न्यूट्रिशन करेंगे तो हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। बैक्टीरिया आर ग्रुप अंडर 4 कैटेगरीज, 4 कैटेगरीज में। किसके बेसिस पे? शेप के बेसिस पर। तो इंपॉर्टेंट लाइन है, शेप के बेसिस पर बैक्टीरिया 4 तरह के होते हैं। ठीक है, अगर गोल है, ये देखो बेटा, अगर ये राउंडेड शेप में है, ये गोल है, तो इन्हें हम कहते हैं कोकी, या फिर सिंगुलर में हम बोलते हैं कोकस। ठीक है, अब ये जो बैक्टीरिया है बेटा, ये आपको अगर सिंगल है, खाली एक बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो उसे हम कहते हैं मोनोकोकस। मोनो मतलब एक और कोकस मतलब, क्योंकि ये गोल है इसलिए इसको कोकस बोला गया। और अगर ये बैक्टीरिया ऐसे 2 हैं, ठीक है, तो इन्हें हमने बोला डिप्लोकोकस। इन्हें हमने बोला डिप्लोकोकस। अंडरस्टैंड? डिप्लो मतलब 2। और अगर ये बैक्टीरिया इस तरीके से चेन में है, इस तरीके से चेन में है, तो इसको हमने बोला स्ट्रेप्टोकोकस। इसको हमने बोला स्ट्रेप्टोकोकस। समझ आया बच्चों? एक है मोनोकोकस, 2 है डिप्लोकोकस, चेन में है स्ट्रेप्टोकोकस, और कई बार बैक्टीरिया इस तरीके से गुच्छे में भी होते हैं। जैसे कि अंगूर देखते हो ना आप, अंगूर जिस तरह से बंचेस में होते हैं, ऐसे ये बैक्टीरिया बंचेस में होते हैं। तो इसे हम कहते हैं बेटा स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस। समझ आया? कोकस बैक्टीरिया की वो शेप है जो कि गोल होती है। अगर ये एक है तो मोनोकोकस, 2 है तो डिप्लोकोकस, चेन में है तो स्ट्रेप्टोकोकस, और इस तरह से बंच में है जैसे कि ग्रेप्स होते हैं तो उनको हम स्टेफाइलोकोकस कहते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये बैक्टीरिया की हो गई एक शेप। अब जो दूसरी शेप है बैक्टीरिया की वो है रोड शेप्ड। कैसी है बेटा? रोड शेप्ड। ये देखो बेटा, इस तरीके से है बैसिलस। इसे हम क्या कहते हैं? बैसिलस। रोड शेप्ड है ये। कुछ बैक्टीरिया इस तरीके से स्पाइरुलम टाइप भी होते हैं, इस तरीके से, उन्हें हम कहते हैं स्पाइरुलम बैक्टीरिया, शेप के अकॉर्डिंगली। और चौथा टाइप है बेटा, कुछ बैक्टीरिया इस तरीके से कोमा के रूप में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे ये कोमा होता है ना, इसी तरीके से उनकी शेप होती है। तो उस बैक्टीरिया को हम कहते हैं विब्रियो बैक्टीरिया। समझ आया? शेप के अकॉर्डिंग 4 तरह के बैक्टीरिया हैं, राउंड, कोकस, रोड शेप्ड बैसिलस, और आपके स्पाइरोलम, यानी कि ऐसे स्पाइरल जैसे स्नेक की शेप होती है उस टाइप से शेप है, और विब्रियो यानी कोमा शेप्ड बैक्टीरिया। ठीक है, तो शेप के अकॉर्डिंग 4 टाइप के हैं। लेकिन बच्चों, अगर हम बैक्टीरिया को हम फ्लैजिला के अकॉर्डिंग भी डिवाइड करते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया को हम फ्लैजिला के अकॉर्डिंग भी डिवाइड करते हैं। किस टाइप से डिवाइड करते हैं हम फ्लैजिला के अकॉर्डिंग? तो जनरली हम बायो में ना एक वर्ड यूज कर लेते हैं ए। बायो में हम एक वर्ड यूज करते हैं ए, जैसे ए ट्राइकस। ए ट्राइकस, ए मतलब होता है बेटा एब्सेंट, नहीं है, और ट्राइकस का मतलब होता है फ्लैजिला। ट्राइकस का क्या मतलब होता है? फ्लैजिला। ऐसे बैक्टीरिया जिनमें फ्लैजिला एब्सेंट है, जिनमें फ्लैजिला एब्सेंट है। एक होता है बेटा एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस, एम्फी का मतलब होता है बेटा बोथ। एम्फी का क्या मतलब होता है बेटा? बोथ। मतलब ये बैक्टीरिया है, इसमें एक फ्लैजिला इधर प्रेजेंट है, एक फ्लैजिला इधर प्रेजेंट है। समझ आया बेटा? एम्फी मतलब बैक्टीरिया के दोनों साइड पर एक एक जो फ्लैजिला है वो प्रेजेंट है।
ए ट्राइकस मतलब फ्लैजिला है ही नहीं, ट्राइकस मतलब एक है, एम्फीट्राइकस मतलब दो फ्लैजिला है टोटल बैक्टीरिया के दोनों एंड पर। ठीक है, इसके अलावा होती है बेटा लोफोट्राइकस, इसके अलावा है लोफोट्राइकस। लोफो मतलब लोफर, लोफो मतलब जो लड़के या लड़कियां या जो भी ले लो, जिसको भी ले लो कि जो लोफर की तरह घूमते रहते हैं, दैट इज लोफो। तो इस केस के अंदर हमारे पास फ्लैजिला का एक टफ्ट प्रेजेंट है एक साइड पर। भैया कॉलर अपना उठाए घूमते रहते हैं, ऐसे ही बैक्टीरिया लोफोट्राइकस है, और ये भी एक टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एक वन साइड ऑफ द एंड पर रहता है, दैट इज लोफोट्राइकस। आपको यहाँ मतलब समझना है बेटा, ट्राइकस का मतलब होता है फ्लैजिला। बच्चों कॉपी पेन लेके जरूर बैठा करो, एनसीईआरटी पे पेंसिल लेके जरूर बैठा करो, क्योंकि आपको टिक करते जाना है, कुछ भी एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन मिले तो वो आपको लिखते जाना है। ठीक है, वो मैं आपको इसलिए बताती हूँ कि जो 2% हमारा रह जाएगा वो हम इस तरह से कवर कर लेंगे, तो आपको ये सारी चीजें लिखते जानी है, तो पेन या पेंसिल लेके जरूर बैठा करें। इसके अलावा बेटा हमारी है सिफेलोट्राइकस, इसके अलावा हमारी है सिफेलोट्राइकस। सिफेलोट्राइकस में क्या होता है, ये जो टफ्ट है फ्लैजिला का ये दोनों साइड पे प्रेजेंट है, टफ्ट है फ्लैजिला का ये दोनों साइड पर प्रेजेंट है। अंडरस्टैंड, लोफो मतलब एक साइड पे टफ्ट प्रेजेंट है, सिफेलो मतलब दोनों साइड पे टफ्ट प्रेजेंट है। इसके अलावा एक हमारा बैक्टीरिया होता है जिसपे चारों तरफ ही फ्लैजिला है, पूरे ऑल ओवर बॉडी पे फ्लैजिला है, ऐसी फ्लैजिला को हम कहते हैं पेरीट्राइकस, ऐसी फ्लैजिला को हम कहते हैं पेरीट्राइकस, कि चारों तरफ फ्लैजिला प्रेजेंट है। ठीक है, अब फ्लैजिला के बेसिस पे भी पता चल गया बैक्टीरिया के टाइप्स, शेप के बेसिस पर भी हमको पता चल गया। अब हम थोड़ा सा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर स्टडी कर लेते हैं, थोड़ा सा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर स्टडी कर लेते हैं। यहाँ मैं आपको सिंपल एक स्ट्रक्चर बना के बताती हूँ बैक्टीरिया का। ये बैक्टीरिया, ये आपका पूरा पूरा ये साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म हो गया, ये बाहर एक, बाहर आपकी लेयर हो गई, अभी मैं रफ बना रही हूं बेटा। ठीक है, तो बाहर आपकी ये लेयर्स हो गई है बैक्टीरिया की। ठीक है, अब बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सिंपल है। बैक्टीरिया के अंदर ये साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसके अलावा बैक्टीरिया की जो बाहर की कवरिंग होती है, जो बैक्टीरिया की कवरिंग होती है वो एक ही मेम्ब्रेन होती है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमेशा किसी भी स्ट्रक्चर को ना बेटा आउटर से इनर की साइड पढ़ना चाहिए। कोई आपके घर पे आता है तो वो पहले बाहर से अंदर आता है ना, आप उसको घर कैसे दिखाते हो कि दिस इज माय ड्राइंग रूम, ये हमारा फ्रंट गेट है, ये ड्राइंग रूम है, ये बालकनी है, ये किचन है, ये बेडरूम है, तो आप बाहर से अंदर की तरफ लेके जाते हो। तो कोई भी आप अगर बायो में स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो तो उसको बाहर से अंदर की तरफ पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, और कई बार उसके चारों तरफ एक कवरिंग होती है जो कि ग्लाइकोकैलिक्स की बनी हुई होती है। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स या म्यूसिलेजिनस शीट होती है। बैक्टीरिया के अंदर खास बात है बेटा, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को छोड़ के। तो एक ही मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस वजह से प्रोकैरियोटा को हम वन एनवेलप सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होता। ये जो आप देख रहे हो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की साइड इन ग्रोथ कर गई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा आपकी, ये अंदर की साइड इन ग्रोथ कर गई है। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की साइड इन ग्रोथ करी है, इसे हम बोलते हैं बेटा, इसे हम बोलते हैं मीजोसोम्स, इसे हम बोलते हैं मीजोसोम्स। ये हमारा है न्यूक्लियोइड, ये हमारा है न्यूक्लियोइड। अब ये न्यूक्लियस क्या है बेटा, इसके ऊपर भी कोई कवरिंग नहीं है, ये साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो जब न्यूक्लियस के ऊपर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कवरिंग नहीं होती और ये साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़ा है, तो ऐसे न्यूक्लियस को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोला हमने, न्यूक्लियोइड।
अब इसका क्या फंक्शन है, न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है, ये बेटा जनरली ये जो दोनों है ये हेल्प करते हैं सेल डिवीजन में, रेप्लिकेशन में। किस चीज में हेल्प करते हैं, रेप्लिकेशन या फिर सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन में ये हेल्प करते हैं बेटा, ठीक है। किस तरीके से, क्योंकि जनरली जो बैक्टीरिया होते हैं, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ाया था बाइनरी फिजन, जो बैक्टीरिया होते हैं वो दो टुकड़ों में टूट जाते हैं। पहले उनका न्यूक्लियस, इसमें क्या होगा, मीजोसोम्स भी इस तरह से डिवाइड होगा और न्यूक्लियस भी दो टुकड़ों में टूट जाएगा, और ये बैक्टीरियल से फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा, और एक बैक्टीरियल सेल से हमारी दो बैक्टीरियल सेल बन जाएंगी। इसे हम कहते हैं बाइनरी फिजन, कि एक बैक्टीरिया दो टुकड़ों में टूट गया है। बैक्टीरिया के लिए मीजोसोम्स जरूरी है और न्यूक्लियस जरूरी है, ठीक है। और इसमें राइबोसोम्स जो होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, फ्री फॉर्म में भी होते हैं। 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। कौन से राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, 70S, ठीक है। 70S 80S जब हम सेल पढ़ेंगे तो आप उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे। तो जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सिंपल है, लेकिन उनका जो बिहेवियर है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। Compared to many other organisms, bacteria as a group shows the most extensive metabolic diversity. metabolic विभिन्नताएं, किस तरह से वो खाना खाते हैं, हमें कैसे सांस लेते हैं, कैसे रेस्पिरेशन होता है, कैसे एक्सक्रीशन होता है, बैक्टीरिया के अंदर हमें बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। Some of the bacteria are autotrophic. कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं बेटा, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। बेटा इसमें एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो बैक्टीरिया है, जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं और क्या करते हैं, वाटर लेते हैं, अपना खाना बनाते हैं, मिनरल्स लेते हैं, वाटर लेते हैं, सनलाइट लेते हैं और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना खाना बना लेते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। लेकिन ये जो बैक्टीरिया हैं ये H2O को बेटा नहीं लेते हैं, अपना H2O को एज ए रिड्यूक्टेंट, एज ए रिड्यूसिंग पावर के लिए H2O को यूज नहीं करते हैं। तो इसलिए ये जो बैक्टीरिया होते हैं जनरली ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं ये बैक्टीरिया, इसलिए इन्हें हम एनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया भी कहते हैं। इन्हें हम एनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया भी कहते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करते हैं, क्योंकि ये वाटर को रिड्यूसिंग पावर के रूप में यूज नहीं करते हैं। ये क्या लेते हैं बेटा, ये H2S यूज करते हैं, या तो हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करते हैं या फिर सोडियम थायोसल्फाइड को यूज करते हैं, N2S2O3 इनको यूज करते हैं, और इनसे हाइड्रोजन या इनसे सल्फर लेते हैं, इनसे सल्फर लेते हैं और हाइड्रोजन लेते हैं इनसे, और इस तरह से सल्फर रिलीज करते हैं ये, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं बेटा, क्योंकि ये वाटर को रिड्यूसिंग पावर के रूप में यूज नहीं करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑटोट्रॉफिक हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। जैसे इसमें वर्ड आया फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, यानी सनलाइट की मदद से अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं। अंडरस्टैंड, ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है इनके अंदर, ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं। और बेटा जैसे कि प्लांट्स के अंदर क्या होता है बेटा, प्लांट्स के अंदर हमारा होता है क्लोरोफिल, बैक्टीरिया के अंदर हमारे होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ठीक है, या फिर बैक्टीरियो फियोफाइटिन। ये दो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं जो कि इनको फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं,
ये पिगमेंट होते हैं जो कि उनको फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक का मतलब समझ में आ गया, सनलाइट से लेते हैं ये, लेकिन ये वाटर नहीं लेते हैं तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं। साइनोबैक्टीरिया जो आए थे उन्होंने ऑक्सीजन रिलीज करनी शुरू करी थी, ठीक है। एडवांस तो इवोल्यूशन हुआ तो वहां से एरोबिक की शुरुआत होती है। तो जो साइनोबैक्टीरिया है उन्होंने ऑक्सीजन रिलीज करनी शुरू करी थी। तो ये एक तो हो गया बेटा फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। दूसरा यहाँ पे वर्ड आता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं, ये भी अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफिक है। लेकिन फोटो मतलब सनलाइट से एनर्जी लेते हैं, कीमोसिंथेटिक मतलब केमिकल से एनर्जी लेते हैं। किससे लेते हैं, केमिकल से। जो भी इनके आसपास केमिकल होता है उसको ये ऑक्सीडाइज करते हैं। उसको क्या करते हैं बेटा, ये ऑक्सीडाइज करते हैं, और ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया यूज करते हैं और अपना खाना बनाते हैं, समझ आया बेटा, मतलब फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक का और कीमोसिंथेटिक का। अब आता है द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया, ज्यादातर बैक्टीरिया हिट्रोट्रॉफ्स हैं, यानी अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर हम बोल सकते हैं पैरासाइट, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ही तो डिपेंड है, पैरासाइट या फिर सिम्बायोंट। पैरासाइट या फिर सिम्बायोंट हम कह सकते हैं। सिम्बायोंट क्या होता है बेटा, जैसे दो लोग हैं, आप दो लोग इकट्ठे रहते हो, आपको अपने फ्रेंड से फायदा है, आपके फ्रेंड को आपसे फायदा है, तो दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट है, तो उसे हम कहते हैं सिम्बायोंट। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ बेटा, जैसे कि इकोलाई है वो हमारी इंटेस्टाइन में रहती है। इकोलाई जो बैक्टीरिया है वो हमारी इंटेस्टाइन में रहता है। अब भैया बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में रहता है, ये तो गलत चीज हो गई ना बेटा। लेकिन ये जो इकोलाई बैक्टीरिया है बेटा, ये क्या करता है, विटामिन बी और विटामिन के को हमारी बॉडी में सिंथेसाइज करता है, ठीक है, विटामिन बी और विटामिन के को। और साथ साथ ये भी चेक करता है कि जो भी प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरिया है वो कितने हैं, उनको मतलब उनकी ग्रोथ पे भी चेक करता है, ठीक है। और इसको क्या फायदा है, नंबर 1 शेल्टर मिल रहा है, नंबर 2 जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड जाता है इंटेस्टाइन में ये उस पर फीड करता है, तो इसको खाना भी मिल रहा है और रहना भी मिल रहा है, तो बदले में ये भी हमें फायदा दे रहा है। तो इसको कहते हैं सिम्बायोंट रिलेशनशिप, ठीक है। आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा बेटा, जो लेग्यूमिनस प्लांट है उनके रूट नोड्यूल में एक बैक्टीरिया रहता है राइजोबियम, राइजोबियम को शेल्टर मिलता है, खाना मिलता है, और साथ में राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है, इस तरह के रिलेशनशिप को हम कहते हैं बेटा सिम्बायोंट, ठीक है। और पैरासाइट मैंने आपको बता दिया, जिसमें एक को तो फायदा हो रहा है और दूसरे को नुकसान हो रहा है, वो लॉस में है, तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम कहते हैं पैरासाइट। इसके अलावा उन्होंने कहा दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड, कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पे भी डिपेंड करते हैं। इस तरह के बैक्टीरिया जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं उन्हें हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफ्स। क्या कहते हैं बेटा, सेप्रोट्रॉफ्स। इस तरह के बैक्टीरिया को हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफ्स। ये हमारे लिए फायदेमंद भी बहुत है बेटा। सेप्रोट्रॉफ्स को नेचर्स स्कैवेंजर कहा जाता है। नेचर स्कैवेंजर हम इनको क्यों कहते हैं बेटा, क्योंकि जो भी गली सड़ी चीजें होती हैं या फिर जो भी एनिमल या प्लांट डिकम्पोज हो जाता है, मर जाते हैं, ये उसको वापस से सिंपलर मॉलिक्यूल, हमारी बॉडी किससे बनी है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ये उन सबको उसी में तोड़ देते हैं और बॉडी को डिकम्पोज कर देते हैं, और बॉडी को जिससे बॉडी बनी है उसमें वापस से बॉडी को मिला देते हैं, उसमें वापस से बॉडी को मिला देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इनको नेचर स्कैवेंजर भी कहा जाता है, नेचर स्कैवेंजर। अंडरस्टैंड बेटा। चलो अब हम ये जो बैक्टीरिया है बेटा, बैक्टीरिया को, मोनेरा को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, आपका आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया मेन। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया भी होते हैं, एसिटिनोमाइसिटीज भी होती है, इसके अलावा भी बैक्टीरिया होते हैं। जो यू बैक्टीरिया बेटा यहाँ आप देख रहे हो, इसे हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोल देते हैं, इसको हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोल देते हैं,
ठीक है, तो वन बाय वन हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम आर्कीबैक्टीरिया का पढ़ते हैं। आर्कीबैक्टीरिया बेटा मॉलिक्यूलर होमोलॉजी की गई। मॉलिक्यूलर होमोलॉजी का क्या मतलब है बेटा? मॉलिक्यूलर होमोलॉजी मतलब डीएनए स्टडी किए गए, डीएनए स्टडी किए गए। जब मॉलिक्यूलर होमोलॉजी की गई, डीएनए स्टडी किए गए, तो हमें पता चला जो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म आया था अर्थ पे वो आर्कीबैक्टीरिया थे। तो सबसे ज्यादा प्रिमिटिव फॉर्म है बैक्टीरिया की आर्कीबैक्टीरिया। तो बोला जो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म आया था दैट इज आर्कीबैक्टीरिया। और ये हमें कैसे पता चला बेटा? मॉलिक्यूलर होमोलॉजी से, मॉलिक्यूलर होमोलॉजी से। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं बेटा आर्कीबैक्टीरिया, ये बहुत ही ज्यादा सीधे बैक्टीरिया होते हैं बेचारे। इनको अगर आप गरम गरम उबलते उबलते एसिड में भी डाल दो तो भी ये बेचारे रह लेते हैं। ठीक है, इनको आप सॉल्ट में डाल दो, जहां पे बहुत ही ज्यादा सॉल्ट ही सॉल्ट है, वहां पर भी ये रह लेते हैं। ठीक है, जैसे हम अपने सी की बात करते हैं, हमारे सी में मान लो 25% सॉल्ट है और हम ऐसे हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में डाल देते हैं जहां पे 80% तक पानी में सॉल्ट है, ये वहां पर भी जिंदा रह लेते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं बेचारे, ये कहीं पर भी जिंदा रह लेते हैं। तो ये बहुत ही सीधे बैक्टीरिया होते हैं और बहुत ही प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया है ये आर्कीबैक्टीरिया। These bacteria are special since they live in some of the most harsh habitats such as extreme salty areas. जहां पर बहुत ज्यादा सॉल्ट है वहां पर भी ये बैक्टीरिया रहते हैं। इस तरह के बैक्टीरिया को हम कहते हैं हेलोफाइल्स। क्या कहते हैं बेटा? हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में रहते हैं। ठीक है, हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग यानी कि जहां पर बहुत ही ज्यादा उबलता हुआ टेम्परेचर बहुत ज्यादा है पानी का या जगह का, और जहां पर बहुत ही ज्यादा एसिड है, ये वैसे उस जगह पे भी रहते हैं, उन्हें हम थर्मो एसिडोफाइल्स कहते हैं। और मार्शी एरियाज, तो जल दलदल वाला एरियाज होता है, वहां पर भी ये रह लेते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम मिथेनोजेंस कहते हैं। ठीक है, मैं बताती हूँ बेटा, ये जो बैक्टीरिया है, इनकी जो सेल वॉल होती है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है बेटा पेप्टाइडोग्लाइकन की, पेप्टाइडोग्लाइकन की। लेकिन जो आर्कीबैक्टीरिया है, इनकी जो सेल वॉल होती है बेटा वो नॉन सेलुलोजिक मटेरियल की होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं होती, नॉन सेलुलोजिक मटेरियल की बनी हुई होती है। ठीक है, तो इनका स्ट्रक्चर ट्रू बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर से थोड़ा अलग होता है। बैक्टीरियल सेल वॉल किसकी बनती है? पेप्टाइडोग्लाइकन की। ठीक है, और आर्कीबैक्टीरिया की सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक मटेरियल की बनी होती है। इसके साथ मैं आपको बताती हूँ बेटा, ये जो हमने बोला है हेलोफाइल्स, तो हेलोफाइल्स जो बैक्टीरिया होते हैं वो कहाँ रहते हैं? जहां पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो इनकी जो सेल वॉल होती है, हेलोफाइल्स की जो सेल वॉल होती है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है बेटा रेड कैरोटीनॉइड्स। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? रेड कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, तो ये रेड कैरोटीनॉइड्स हेल्प करता है, ये पिगमेंट हेल्प करता है कि ये हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन को भी सहन कर सके। ठीक है, तो ये जो पिगमेंट है रेड कैरोटीनॉइड्स, ये पिगमेंट हेल्प करता है हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन को भी सहन करने के लिए। आगे समझ में? अब ये जो थर्मो एसिडोफाइल्स है, अब क्वेश्चन आएगा ये कैसे रह लेते हैं भैया इतनी तेज टेम्परेचर पर और इतनी तेज एसिड में, ये बैक्टीरिया कैसे रह लेते हैं? तो ये जो थर्मो एसिडोफाइल्स हैं बेटा, इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें ब्रांच्ड चेन लिपिड्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ब्रांच्ड चेन लिपिड्स होते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर और हाई एसिड के अंदर भी ये बैक्टीरिया रह जाते हैं। तो सारा सेल वॉल का खेल है, सेल वॉल में क्या प्रेजेंट है सब उसका खेल है बेटा। समझ आया बेटा? और अब हम आते हैं ये मिथेनोजेंस पे।
मिथेनोजेंस तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिथेनोजेंस बैक्टीरिया क्या करते हैं बेटा, ये फॉर्मिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और उसको मीथेन में चेंज कर देते हैं। तो जनरली मिथेनोजेंस मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जो कि ग्रीन हाउस गैस है। तो मिथेनोजेंस बैक्टीरिया को हम अपने गोबर गैस प्लांट्स में भी यूज करते हैं, गोबर गैस प्लांट में भी यूज करते हैं मिथेनोजेंस बैक्टीरिया को। क्यों यूज करते हैं बेटा, ताकि मीथेन प्रोड्यूस गोबर गैस बनाई जा सके। तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी है, नाम से ही क्लियर है, जो बैक्टीरिया मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जो गाय भैंस होते हैं, जो हमारे रूमिनेंट्स होते हैं, उनके जो फर्स्ट स्टमक होता है, रूमन जो फर्स्ट पार्ट होता है स्टमक का, ये वहां पर भी रहते हैं और मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। आया समझ में? ये रूमन जो फर्स्ट पार्ट है स्टमक का, उसके अब इसके रूमन, रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम 4 पार्ट होते हैं बेटा। पहला पार्ट होता है रूमन, इसके बारे में डिटेल में हम डाइजेशन में पढ़ेंगे। तो ये जो रूमन है, इस पार्ट में भी ये मिथेनोजेंस रहते हैं और मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। अंडरस्टैंड बेटा? तो आगे पढ़ते हैं हम। आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। मैंने बताया इनका सेल वॉल स्ट्रक्चर अलग होता है। इस सेल वॉल स्ट्रक्चर के कारण ही दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। इंपॉर्टेंट नीड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, नीड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। किसके कारण आर्कीबैक्टीरिया हार्श कंडीशन में भी रह लेते हैं? दिस इज बिकॉज ऑफ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल। रूमिनेंट एनिमल जो घास फूस खाते हैं, जैसे कि काओ, बफेलो, इनके गट में भी रहते हैं। तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। मीथेन बनाते हैं, बायोगैस बनाते हैं इनके गोबर से। जो इनका डंग होता है, जो इनका गोबर होता है, ये बायोगैस बनाते हैं और बायोगैस प्लांट में भी हम इन्हें यूज करते हैं। तो आर्कीबैक्टीरिया के बारे में सब समझ में आ गया बेटा? तो बहुत ही अच्छे से ये आर्कीबैक्टीरिया को पढ़ना है। इसमें से क्वेश्चंस जनरली पूछ लिए जाते हैं। तो बेटा आपको आर्कीबैक्टीरिया के बारे में बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझना है और बहुत ही ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। अब हम आ जाते हैं बेटा यू बैक्टीरिया पर, ठीक है। अब हम आते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को मैंने बताया ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। हमारे पास खूब सारे यू बैक्टीरिया है, थाउजेंड्स ऑफ यू बैक्टीरिया प्रेजेंट है। एंड इफ मोटाइल, अगर ये चलने फिरने वाले हैं तो इनके पास फ्लैजिला होता है, नहीं चलने फिरने वाले तो इनके पास फ्लैजिला नहीं होता है, ठीक है। इनकी सेल वॉल मैंने बता दी बेटा, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई होती है, म्यूसिलेजिनस शीथ होती है, मीजोसोम्स प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स 70S राइबोसोम्स होते हैं बेटा इनके अंदर, ठीक है। तो इनका जो है यू बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर सिंपल बैक्टीरिया के जैसा ही है। इसके अंदर अब हम पढ़ रहे हैं बेटा साइनोबैक्टीरिया। क्या पढ़ रहे हैं हम? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या नाम है बेटा? ब्लू ग्रीन एल्गी। अब ये जो साइनोबैक्टीरिया है, इनके अंदर हमें मिला क्लोरोफिल है, ठीक है। उनके अंदर क्या था बेटा? उनके अंदर था बैक्टीरियो क्लोरोफिल, और जिसकी वजह से और वो H2O को नहीं लेते थे, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते थे। लेकिन साइनोबैक्टीरिया का डेवलपमेंट हुआ और उनके अंदर मिला हमें क्लोरोफिल ए, और ये खाना बनाते थे जैसे कि प्लांट्स बनाते हैं। तो इन्हें हम फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं,
ठीक है। तो ये वैसे ही खाना बनाते हैं जैसे कि हमारे प्लांट्स बनाते हैं, ऑक्सीजन निकलती है। जो फूड है, जैसे हमारे प्लांट्स के अंदर भी एक्स्ट्रा फूड स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है, इसके अंदर भी जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो साइनोफिशियन स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है बेटा। ठीक है, इवन कुछ फैट के रूप में भी स्टोर होता है, तो वो स्टोर हो जाता है जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फूड होता है। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, एक ही सेल के बने हुए होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर, कॉलोनी में भी रहते हैं, और इस तरह से आप ये डायग्राम देख रहे हो, फिलामेंटस, फिलामेंट के रूप में भी रहते हैं। फ्रेश वाटर के अंदर भी ये रहते हैं, गंदे पानी में भी ये रहते हैं, और लैंड पर भी ये रहते हैं। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया हर जगह रहते हैं। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनियस शीट। इनकी जो, अब ये जो आप कवरिंग देख रहे हो ना बेटा, ये जो आप देख रहे हो, ये पार्ट, ये इनकी बॉडी के ऊपर एक म्यूसिलेज की कवरिंग होती है, जिलेटिनियस शीट की कवरिंग होती है। ये जो कवरिंग है ये जिलेटिनियस शीट की कवरिंग है इनके ऊपर। दे ओफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में एक जगह तो बेटा बिल्कुल रेड कलर के साइनोबैक्टीरिया आ गए थे, उसको रेड सी बोला गया था। तो जो भी पॉल्यूटेड वाटर होता है उसके अंदर ये बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लूम, बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, और जो तो पूरा ऐसे सी को पूरा उसको इस टाइप से भर देते हैं कि हमें लगेगा कि ऊपर अच्छे अच्छे फ्लावर्स आ रहे हैं। अंडरस्टैंड? Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called heterocyst. बेटा देखो, मैं आपको बताती हूँ, ये ब्लू ग्रीन एल्गी का डायग्राम दिया हुआ है, ये है हमारा नॉस्टॉक। ठीक है, इसकी शेप स्पाइरल टाइप है, इसकी जो ऊपर की कवरिंग है वो म्यूसिलेज की बनी हुई है, म्यूसिलेजिनस शीट है। इसके अंदर ये जो आप लंबे लंबे सेल देख रहे हो बेटा, ये जो आप लंबे लंबे सेल देख रहे हो, ये पेल शेप्ड के सेल होते हैं, इनको हम कहते हैं हेट्रोसिस्ट, इन्हें हम कहते हैं हेट्रोसिस्ट। और ये स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, स्पेशल सेल होते हैं, इनका फंक्शन होता है नाइट्रोजन को फिक्स करना। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में चेंज कर देते हैं, नाइट्रेट्स में चेंज कर देते हैं, नाइट्राइट्स में चेंज कर देते हैं, तो ये हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ठीक है, तो ये क्या करते हैं बेटा, वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को लेते हैं, और उसके बाद अब जो भी एनर्जी निकलती है वो एटीपी के रूप में स्टोर हो जाती है बेटा, वो एटीपी के रूप में स्टोर हो जाती है जो भी एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो जनरली इनके पास ये जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं इन्हें कहते हैं हम हेट्रोसिस्ट, किसमें, नॉस्टॉक, और दूसरा बैक्टीरिया का एग्जाम्पल दिया है एनाबीमा, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। इसमें भी कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। इनका क्या काम है, जो आसपास इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पड़ा हुआ है बेटा, जो आसपास इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पड़ा हुआ है, ये उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं, और ऑक्सीडाइज करने के बाद जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को ये यूज करते हैं। तो ये जितने भी आसपास सब्सटेंस पड़े हुए हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, एग्जाम्पल दिया है, चाहे नाइट्रेट हो, नाइट्राइट हो, अमोनिया हो, इन सबको ऑक्सीडेशन कर दिया, और जो भी एनर्जी रिलीज हुई है उसको हेल्प एटीपी के रूप में, उससे एटीपी अपना बना लिया। एटीपी की फुल फॉर्म आपको पता है बेटा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं साइनोबैक्टीरिया, ये ग्रेट रोल प्ले करते हैं रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। ये इंपॉर्टेंट है बेटा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनका जो बहुत ही बड़ा हाथ होता है रिसाइकलिंग करने में न्यूट्रिएंट को, तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट ये रिसाइकिल करते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। अंडरस्टैंड? अब आते हैं बेटा हम हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया पर। हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ज्यादातर बैक्टीरिया हिट्रोट्रॉफिक ही होते हैं, अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो वो हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, और ये ज्यादातर नेचर के अंदर प्रेजेंट है। द मेजॉरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स,
ज्यादातर मैंने बताया क्या होते हैं बेटा, मैंने आपको वर्ड बताया था ना बेटा, सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स, सैप्रोफाइट्स को ही हम डिकम्पोजर भी कहते हैं, क्योंकि ये एनिमल्स और प्लांट्स या फिर गली सड़ी चीजों को डिकम्पोज कर देते हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन में चेंज कर देते हैं। तो ये मेजॉरिटी डिकम्पोजर होते हैं। मैनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। ये कर्ड से मिल्क बनाने के भी काम, सॉरी, मिल्क से कर्ड बनाने के भी काम आते हैं। मिल्क से कर्ड बनाते हैं। बैक्टीरिया होता है बेटा लैक्टोबैसिलस, बैक्टीरिया का नाम है बेटा लैक्टोबैसिलस। ये क्या करता है बेटा, मिल्क को चेंज कर देता है कर्ड पे। हमें, आप देखते हो ना, मिल्क, ठंडा मिल्क नहीं कर्ड में चेंज करता है, क्योंकि ठंडे मिल्क में इसकी ग्रोथ नहीं होती है, तो उसको जो गुनगुना होता है, जो निवाया सा मिल्क होता है, उसके अंदर इसको डालते हैं, फिर इसको हिलाते हैं, इसको रख देते हैं, ये रिएक्ट करता है, प्रोड्यूस करता है, और जो मिल्क प्रोटीन होती है केसीन, मिल्क जो प्रोटीन होती है बेटा केसीन, मिल्क में प्रोटीन होती है, उसका नाम है केसीन, उसको पैराकैसिनेट में चेंज कर देता है, उसको पैराकैसिनेट में चेंज कर देता है, जिससे मिल्क से कर्ड बन जाता है, जिससे मिल्क से कर्ड बन जाता है। एंटीबायोटिक्स भी बहुत सारी बनती हैं बैक्टीरिया से, ठीक है। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम, जो कि मैंने आपको बताया था, राइजोबियम जो है वो कहाँ रहता है बेटा, लेग्यूम्स। कहाँ रहता है राइजोबियम, रूट्स के अंदर रहता है। राइजोबियम कहाँ रहता है बेटा, रूट्स के अंदर रहता है लेग्यूमिनस प्लांट्स की, और वो वहां पर नाइट्रोजन को फिक्स करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, ठीक है। सम आर पैथोजेंस, डिजीज भी करते हैं, जैसे कि टाइफाइड। टाइफाइड किससे होती है, बैक्टीरिया से। टीबी किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है। लेप्रोसी किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है। कौन से बैक्टीरिया से होती है लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। प्लेग किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस टीबी प्रोड्यूस करता है। तो ये डिजीज पैथोजेंस भी होते हैं बेटा। अब आपने ना दो बैक्टीरिया का नाम सुना होगा बेटा, एक है ग्राम पॉजिटिव और एक है ग्राम नेगेटिव, ठीक है। जनरली जो नेगेटिव वाले ग्राम नेगेटिव होते हैं, ये हाईली पैथोजेनिक होते हैं, ये हाईली पैथोजेनिक होते हैं। अब आप पूछोगे, चलो मैं स्टोरी सुनाती हूँ पहले ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की। अब ग्राम एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, एक अपनी स्टेन बनाई, डाई बनाई एक अपनी, ठीक है। वो जो डाई थी क्रिस्टल वॉयलेट, उसका उसने नाम रखा। उसने क्या किया, जितने भी बैक्टीरिया थे उसको उस डाई के अंदर डाल दिया। अब सारे बैक्टीरिया ब्लू कलर के हो गए, अब पहचान में ही नहीं आएंगे, सारे ब्लू कलर के हो गए। क्यों डाला, क्योंकि जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं बैक्टीरिया को, ऐसे तो नेकेड आई से देख नहीं सकते, तो जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें बैक्टीरिया दिखाई, मतलब कलरलेस होते हैं, हमें समझ नहीं आते। तो उसने कहा कि भाई इनको ना कलरफुल कर देता हूं तो आराम हो जाएगा देखने में। तब उसने क्या किया कि बैक्टीरिया को डाल दिया, बैक्टीरिया सारे ब्लू कलर के हो गए। फिर उसने क्या किया, आयोडीन सॉल्यूशन डाला इसके अंदर, और उसके बाद एसीटोन या फिर अल्कोहल से इसको वॉश कर दिया। आयोडीन सॉल्यूशन फिक्स करने के लिए कलर, एसीटोन से क्यों वॉश किया बताती हूं बेटा। एसीटोन से वॉश करने के बाद या अल्कोहल से वॉश करने के बाद कुछ बैक्टीरिया फिर से कलरलेस हो गए, कुछ बैक्टीरिया में कलर रह गया। तो ऐसे बैक्टीरिया जिसमें कलर रह गया वो ग्राम पॉजिटिव होते हैं, और ऐसे बैक्टीरिया जिनसे कलर बिल्कुल चला गया वो ग्राम नेगेटिव होते हैं। अब ग्राम नेगेटिव से कलर क्यों चला गया, क्योंकि बेटा ग्राम नेगेटिव की जो सेल वॉल होती है उसमें लिपिड बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है बेटा, लिपिड बहुत ज्यादा होता है। तो लिपिड ज्यादा होने की वजह से एसीटोन ने उसको वॉश कर दिया तो कलर भी चला गया। एसीटोन में लिपिड घुल जाता है तो उसको वॉश कर दिया तो कलर भी चला गया। अब ये जो बेटा मैंने बताया कि ये जो ग्राम नेगेटिव है और ग्राम पॉजिटिव है, और ये जो ग्राम नेगेटिव है बेटा, ग्राम नेगेटिव, बल्कि ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल होती है वो मोटी होती है, ग्राम नेगेटिव की पतली होती है, थिन होती है सेल वॉल ग्राम नेगेटिव की। लेकिन फिर भी ये ज्यादा खतरनाक है। क्यों, मान लो आपने एक वुड की दीवार बना दी है, खूब सारी मोटी बना दी, ठीक है, और एक आपने स्टील की पतली सी दीवार बनाई है, तो कौन सी ज्यादा खतरनाक है, कौन सी ज्यादा मजबूत है, स्टील की। तो इसकी जो लेयर होती है पतली बेशक होती हो, लेकिन इसके ऊपर एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं पड़ता है,
ये रेजिस्टेंट होते हैं एंटीबायोटिक के, एंटीबायोटिक का इन पे असर ही नहीं पड़ता है। तो ये बेटा ये हाईली पैथोजेनिक होते हैं। और ग्राम पॉजिटिव की मोटी होते हुए भी सेल वॉल एंटीबायोटिक ये सस्पिटेबल होते हैं, तो एंटीबायोटिक से ये मर जाते हैं बेटा। समझ आया? ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, तो ये डिजीज भी प्रोड्यूस करते हैं ह्यूमंस में। ये देखो बेटा, ये बाइनरी फिजन दिखाया गया है यहाँ पर। ये बैक्टीरिया है। सबसे पहले यहाँ पे ये मैं आपको बताती हूँ, इस टाइप से न्यूक्लियस, और यहाँ पर मीजोसोम्स भी होगा, यहाँ पर मीजोसोम्स भी होगा। मीजोसोम्स पहले दो बनेंगे, फिर न्यूक्लियस बीच में से डिवाइड होगा, और लास्ट में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, और बाद में ये दो बैक्टीरियम बन गए। ये डीएनए अपना, ये सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ये डिवाइडिंग बैक्टीरिया दिखा रखा है, ये बाइनरी फिजन दिखा रखा है। इसलिए हमें एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को भी ध्यान से करना है बेटा। अगर आपको मेरा अच्छे से लेक्चर समझ में आ रहा है तो जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे लाइक्स दबाओ, मेरे को अच्छे अच्छे कमेंट्स करो, अपने क्वेश्चंस, अपनी प्रॉब्लम्स, डाउट मुझे मेरे कमेंट के अंदर भेजो बेटा, और जल्दी से मेरे चैनल को शेयर करो, बहुत ज्यादा मात्रा में इसको शेयर करो, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो बैक्टीरिया होते हैं पैथोजेंस, वो डैमेज भी करते हैं ह्यूमन बींग्स को, क्रॉप को भी खराब कर देते हैं, फॉर एनिमल्स, पैट्स, कॉलेरा, टाइफाइड, टिटनस, सिट्रस कैंकर, ये सारी की सारी जो डिजीज है ये बैक्टीरिया से ही होती हैं। बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? फिजन, फिजन मतलब टूटना। अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर ये स्पोर से भी रिप्रोड्यूस करते हैं। जब कंडीशन इनके अगर फेवर में कंडीशन है तो बाइनरी फिजन ही होगा, और अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो ये स्पोर से भी प्रोड्यूस करते हैं। स्पोर्स में बेटा थिक वॉल होती है और रेजिस्टेंट होते हैं अनफेवरेबल कंडीशन के। इनको हम एंडोस्पोर्स कहते हैं जनरली। क्या कहते हैं बेटा? एंडोस्पोर्स। और इन स्पोर्स के चारों तरफ थिक वॉल होती है और हाईली रेजिस्टेंट होते हैं। तो ये थिक वॉल जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये थिक वॉल टूट जाती है और स्पोर्स नए नए बैक्टीरिया बना देते हैं। इसके अलावा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर होता है, जिसे हम कहते हैं कॉन्जुगेशन, जिसे हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है जिसे हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। तो जिसमें जो डीएनए है वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है, ठीक है। कैसे होता है इसका हम डिटेल में पढ़ेंगे बेटा आगे। कॉन्जुगेशन कैसे होता है हम अच्छे से आगे डिटेल में इसको पढ़ेंगे। तो अभी यहां सिर्फ इतना बताया गया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बैक्टीरिया करते हैं, कॉन्जुगेशन होता है और एक से दूसरे में इस जो डीएनए है वो ट्रांसफर होता है। अब हम आ जाते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा भी बैक्टीरिया है, और ये जो एनिमल्स होते हैं ना, उनका जो प्लूरल, एक एनिमल्स था उसको निमोनिया, प्लूरोनिमोनिया डिजीज हो गई। जब उसके प्लूरल फ्लूइड को निकाला गया तो उसमें ये बैक्टीरिया मिले। तो जो माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होते हैं, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, और इनके पास सेल वॉल नहीं होती है, जिस वजह से ये कोई भी शेप चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो शेप चेंज इसलिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा शेप चेंज कर लेते हैं, इसलिए हम इन्हें पिलियोमॉर्फिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पिलियोमॉर्फिक भी कहते हैं। और ये ऑक्सीजन के बिना भी सरवाइव कर जाते हैं, ये भी पैथोजेनिक होते हैं एनिमल्स में भी और प्लांट्स में। अंडरस्टैंड बेटा? तो यहाँ हमारा किंगडम मोनेरा आज फिनिश होता है, ठीक है। तो किंगडम मोनेरा आपको, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आपके सारे डाउट्स और आपको सारी बेसिक चीजें एनसीईआरटी की जो भी एनकोडिंग थी मैंने उसको, जो भी कोडेड थी मैंने उसको एनकोड कर दिया है बेटा। तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया है तो जल्दी जल्दी प्यारे प्यारे लाइक्स दबा दीजिए और जल्दी जल्दी मेरे लेक्चर को शेयर कर दीजिए। और आपके लिए होमवर्क है, कल तक आपको ये चैप्टर यहाँ तक पढ़ के आना है, ताकि जब हम नेक्स्ट करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है। जब तक के लिए बहुत सारा हार्ड वर्क करिए बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट। आप इतना ज्यादा हार्ड वर्क करिए कि जब नीट का एग्जाम होगा और जब उसके अंदर आपके प्यारे प्यारे से अच्छे से नंबर आएंगे, बायो में 360 में से 360, तो आप लोग मुझे बहुत सारे फ्लावर्स और मिठाइयां भेजें कि मैम देखिए हमने क्रैक कर दिया, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, रिश्तेदार, फैमिली, फ्रेंड्स सब भूल जाओ, अभी अपना पूरा जोर लगा दो पढ़ाई करने के अंदर,
ठीक है, तो हम लोग बच्चों कल मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।